आज वैश्विक मानचित्र पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन की तपती रणभूमि में शांति की तलाश में भारत का नाम बार बार गूंज रहा है और दूसरी तरफ रूस के सबसे विश्वासपात्र साथी बेलारूस के कदमों में आई लड़खड़ाहट यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से पलटने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महाशक्ति ने दशकों तक विश्व राजनीति को अपनी शर्तों पर चलाया, वह अचानक भारत की ओर अपनी उम्मीद भरी निगाहें क्यों गड़ाए बैठा है? और क्या पुतिन का वह कवच जो बेलारूस के रूप में अटूट माना जाता था, अब यूक्रेन की चेतावनी के सामने दरकने लगा है? तो आइए इस जटिल कूटनीतिक पहेली को सुलझाते हुए हम गहराई में उतरते हैं, जहां साजिशें, समझौते और भविष्य के युद्धों की नींव रखी जा रही है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। क्योंकि आज के दौर में जब लोग केवल मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं, आप जैसे जागरूक नागरिक ही वास्तव में उस समझ को जीवित रखे हुए हैं जो एक राष्ट्र की वैचारिक शक्ति को परिभाषित करती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठक से होती है जिसके बारे में अब धीरे धीरे दुनिया को भनक लग रही है, जहां चर्चा इस बात पर नहीं थी कि युद्ध को कैसे जीता जाए, बल्कि इस पर थी कि बर्बादी की इस आग को कैसे बुझाया जाए। और इसी विमर्श के दौरान एक ऐसी धुरी की परिकल्पना की गई जहां भारतीय सैनिकों की निष्पक्षता और उनकी वैश्विक स्वीकार्यता को शांति स्थापना का एकमात्र विकल्प माना गया। यह विचार महज एक आकस्मिक सोच नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि दुनिया अब यह मान चुकी है कि पश्चिमी देशों की सेनाएं तो इस संघर्ष में स्वयं एक पक्षकार बन चुकी हैं। इसलिए किसी ऐसे देश की आवश्यकता है जिस पर रूस भी भरोसा करे और जिसके साथ यूक्रेन भी बात करने में हिचकिचाए नहीं। और इसी बिंदु पर भारत का नाम एक सेतु के रूप में उभर कर सामने आया। हालांकि कूटनीति के खेल में निर्णय लेना उतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने जब यह परखा कि क्या वाकई भारत इस आग में कूदने को तैयार होगा, तो वास्तविकता का आईना सामने आ गया कि भारत किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहता है जो उसे किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हुआ दिखाए। फिर भी यह चर्चा ही अपने आप में एक संदेश है कि वैश्विक शक्तियों ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि भारत के बिना भविष्य की किसी भी शांति वार्ता की कल्पना करना असंभव है। दूसरी ओर बेलारूस की सीमा पर जो खामोश युद्ध चल रहा है, वह असल में पुतिन की रणनीतिक घेराबंदी की कमजोरी को उजागर कर रहा है। क्योंकि जब जेलेंस्की ने मिन्स्क के शासकों को यह चेतावनी दी कि उनके नेटवर्क का उपयोग रूसी आक्रमण को धार देने के लिए किया जा रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बेलारूस को भुगतने होंगे, तो वहां से जो प्रतिक्रिया आई वह न केवल हैरान करने वाली थी, बल्कि यह दिखाती थी कि डर अब रूस के साए में जीने वाले देशों के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। उन सीमाओं पर स्थित संचार प्रणालियों का अचानक ठप हो जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बेलारूस को यह भली भांति आभास हो गया है कि यदि संघर्ष का दायरा उनके घर तक पहुंचा तो रूस अपनी सीमाओं को बचाने में तो सक्षम हो सकता है, लेकिन अपने सहयोगियों के लिए जोखिम उठाने की उसकी क्षमता सीमित है। और यही वह बिंदु है जहां से एक गठबंधन के भीतर अविश्वास की दरारें पैदा होती हैं। यह सोचना कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर लड़े जा रहे हथियारों से जीता जा रहा है एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली लड़ाई तो अब उन राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों के माध्यम से लड़ी जा रही है जो पर्दे के पीछे से मित्र देशों के आत्मविश्वास को खोखला कर रहे हैं। और अगर बेलारूस जैसे देशों ने अपनी रणनीति बदली है तो यह पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रूस को लंबे समय तक टिके रहने के लिए केवल अपने बारूद की नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और नैतिक समर्थन की आवश्यकता थी। अब आप स्वयं कल्पना कीजिए कि एक तरफ अमेरिका भारत की तटस्थता की ताकत का लोहा मान रहा है और दूसरी तरफ रूस का सबसे करीबी दोस्त अपनी सुरक्षा की चिंता में रूस से दूरी बनाने को मजबूर हो रहा है। तो क्या यह संकेत नहीं है कि आने वाले समय में रूस की स्थिति और अधिक कठिन होने वाली है? भारत की भूमिका
यहां केवल एक मध्यस्थ की नहीं, बल्कि उस परिपक्व शक्ति की है जिसने यह साबित कर दिया है कि वह रूस के साथ अपने पुराने और गहरे संबंधों का सम्मान करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और संप्रभुता के पक्ष में अपनी आवाज मजबूती से उठा सकता है। और यही वह संतुलन है जो आज के समय में दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि यह युद्ध किस तरह कूटनीति के गलियारों में सिमटता जाएगा, जहां टैंकों और मिसाइलों के शोर के बीच शांति समझौतों के पन्नों पर हस्ताक्षर करने वाले हाथ ही सबसे शक्तिशाली होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम बार बार एक अनिवार्य कड़ी के रूप में दर्ज होगा। बेलारूस का पीछे हटना, अमेरिका का भारत पर सोचना और यूक्रेन का अपनी आक्रामक रणनीति को बदलते हुए रूस के प्रभाव तंत्र पर चोट करना, ये सभी घटनाएं एक बहुत बड़े बदलाव की आहट हैं। एक ऐसा बदलाव जो दुनिया को शीत युद्ध के उन पुराने समीकरणों से बाहर निकालकर एक नई व्यवस्था की ओर ले जा रहा है, जहां ताकत का पैमाना केवल सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि वैश्विक विश्वास और संकट को सुलझाने की क्षमता होगी। क्या यह संभव है कि हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत न केवल अपनी आंतरिक प्रगति कर रहा है, बल्कि विश्व के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ लाने का उत्तरदायित्व भी अपने कंधों पर ले रहा है? और यदि ऐसा है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा युग होगा जहां शांति की स्थापना में भारत का योगदान किसी भी वैश्विक संधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसीलिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे विश्व को एक ऐसे संकट की खाई में धकेल सकता है जहां से वापसी का मार्ग बहुत कठिन होगा। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण सबक निकलकर सामने आता है वह यह है कि कोई भी गठबंधन तब तक ही मजबूत रहता है जब तक उसमें आपसी सम्मान और सुरक्षा का भाव हो। और यदि डर की वजह से सहयोगियों के कदम डगमगाने लगे तो यह समझना चाहिए कि इमारत की नींव अब हिल चुकी है। रूस के लिए यह एक आत्मनिरीक्षण का क्षण है कि कैसे उसके दोस्त एक एक करके अब अपनी राह अलग करने पर विचार कर रहे हैं। और यही वह राजनीतिक विफलता है जो अंततः किसी भी सैन्य जीत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अंततः वही राष्ट्र विजयी होता है जो दुनिया का विश्वास जीतता है, न कि वह जो अपने प्रभाव और शक्ति के डर से दूसरों को झुकने पर मजबूर करता है। अंत में यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई विश्व व्यवस्था की है, जहां भारत की आवाज की गूंज हर महाशक्ति के कानों में पड़ रही है, और जहां बेलारूस जैसे देशों का संशय यह बता रहा है कि भविष्य का रास्ता कूटनीति के उसी कठिन रास्तों से होकर जाएगा जिसे भारत जैसे संतुलित देशों ने सदैव प्राथमिकता दी है। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या भारत वास्तव में इस संघर्ष के अंत का सूत्रधार बनेगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह न केवल भारत की कूटनीतिक जीत होगी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक नई आशा का संचार होगा जो युद्ध की राख से शांति का निर्माण करने का साहस रखती है। इस वैश्विक बिसात पर मोहरों का यह खेल अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, जहां हर चाल न केवल एक देश की किस्मत बदल रही है, बल्कि दुनिया की पूरी रणनीतिक संरचना को फिर से परिभाषित कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा देश अधिक शक्तिशाली है, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा देश इस बदलते हुए भू राजनीतिक तूफान में अपना संतुलन बनाए रखने का साहस रखता है। जब हम यूक्रेन की सीमाओं पर बेलारूस की बदलती मानसिकता को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि पुतिन के लिए वफादारी का दायरा अब सिकुड़ रहा है। बेलारूस का पीछे हटना मात्र एक सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब छोटे और सहयोगी देशों को भी यह समझ में आने लगा है कि युद्ध के परिणामों का खामियाजा केवल बड़े राष्ट्रों को नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका के अंदर बंद कमरों में हुई चर्चाओं में भारत का नाम बार बार आना इस बात को पुख्ता करता है कि पश्चिमी देशों की अपनी सीमाएं अब खत्म हो रही हैं। भारत का नाम शांति दूत के रूप में प्रस्तावित किया जाना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई महाशक्ति के प्रति उस भरोसे का प्रतीक है जिसे दुनिया के बड़े देश भी अब नकार नहीं सकते।
यह स्थिति भारत को एक ऐसे मंच पर खड़ा कर रही है जहां उसके सामने अवसर और चुनौतियां दोनों ही बड़े पैमाने पर हैं। यदि भविष्य में भारत को यूक्रेन के शांति मिशन में आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया जाता है तो यह भारत की उस विश्व मित्र वाली छवि के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी जिसने दशकों से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूती से थामे रखा है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सूचना और कूटनीति टैंक और मिसाइल से कहीं अधिक घातक साबित हो रही हैं। रूस को अब एक दोतरफा घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना का बढ़ता दबाव और दूसरी तरफ अपने ही मित्र देशों के बीच फैलती हुई अनिश्चितता। यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि आने वाले समय में मॉस्को इस राजनीतिक दबाव को कैसे झेलता है। क्या पुतिन अपने पुराने सहयोगियों के आत्मविश्वास को फिर से बहाल कर पाएंगे या यह गठबंधन धीरे धीरे बिखर जाएगा? वहीं दूसरी ओर वैश्विक थिंक टैंकों की निगाहें अब पूरी तरह से नई दिल्ली पर टिकी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि इस संघर्ष का कोई सर्वमान्य समाधान निकल सकता है तो उसकी चाबी भारत की उसी संतुलित कूटनीति के पास है जिसने आज तक किसी भी पक्ष को नाराज किए बिना दुनिया के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ बनाए रखे हैं। अब दुनिया को यह भी समझना होगा कि शांति केवल युद्ध के मैदान में खड़े सैनिकों की बंदूकों से नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर बैठे उन नेताओं की दूरदर्शिता से आती है जो आपसी हितों से ऊपर उठकर मानवता के भविष्य को देख सकते हैं। हम शायद इतिहास के एक ऐसे अध्याय को लिख रहे हैं जहां भविष्य के इतिहासकार यह लिखेंगे कि कैसे एक भारतीय दृष्टिकोण ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित किया। बेलारूस का वह तकनीकी नेटवर्क जिसे यूक्रेन ने बंद करने के लिए मजबूर किया, असल में इस बात का उदाहरण है कि अब कोई भी राष्ट्र युद्ध के प्रभाव से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। यह घटनाक्रम केवल एक सीमा विवाद नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है उन सभी देशों के लिए जो परोक्ष रूप से किसी युद्ध में शामिल हैं। क्या हम आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था देखेंगे जहां देशों के बीच सहयोग का आधार केवल सैन्य संधि नहीं, बल्कि शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होगी? यदि ऐसा होता है तो भारत निश्चित रूप से इस नई व्यवस्था का केंद्र बिंदु होगा। अब आने वाले हफ्तों और महीनों में यह देखना होगा कि वॉशिंगटन, मॉस्को और कीव के बीच की यह मौन कूटनीति किस करवट बैठती है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी या एक गलत रणनीतिक कदम पूरे यूरोप को एक ऐसी अस्थिरता की ओर धकेल सकता है जिसे नियंत्रित करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। रणनीति के इस बिसात पर मोहरे बहुत संभल कर चले जा रहे हैं और दुनिया एक ऐसी घड़ी में है जहां एक सही कदम शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जबकि एक गलत निर्णय अनिश्चितता के अंधेरे को और गहरा कर सकता है। और इसी बीच भारत अपनी सधी हुई चालों से दुनिया को यह दिखा रहा है कि नेतृत्व करना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कला है। इस बदलते परिदृश्य में यह समझना भी आवश्यक है कि महाशक्तियों की कूटनीति अब किस दिशा में मुड़ रही है। जब हम वॉशिंगटन के गलियारों की बात करते हैं तो वहां एक गहरा मंथन चल रहा है कि कैसे रूस को एक ऐसे बिंदु पर लाया जाए जहां वह बिना अधिक विनाश के पीछे हटने को तैयार हो। यहां भारत की भूमिका एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह है। भारत के पास वह दुर्लभ योग्यता है कि वह एक तरफ तो रूस से ऊर्जा और रक्षा सौदों में बात कर सकता है, तो दूसरी तरफ पश्चिम से प्रौद्योगिकी और सुरक्षा भागीदारी पर। यह स्थिति किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भारत के लिए यह जोखिम भरा नहीं है। इसका उत्तर यह है कि जोखिम तो तब होता है जब कोई देश तटस्थता की आड़ में चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन भारत सक्रिय है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार दोहराया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। इस एक वाक्य ने दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की नीति के पीछे कितना गहरा चिंतन है। अब सोचिए, क्या बेलारूस की इस घबराहट के पीछे भी भारत का कोई परोक्ष प्रभाव है? शायद यह सीधा प्रभाव न हो, लेकिन जो संदेश भारत दुनिया को दे रहा है वह स्पष्ट है। युद्ध का समाधान वार्ता है, विनाश नहीं। बेलारूस जैसे देश जो अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर थे, अब यह महसूस करने लगे हैं कि यदि रूस खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अन्य विकल्पों के बारे में सोचना होगा।
ये सोचना कि रूस का गठबंधन अटूट है अब केवल एक भ्रम की तरह लग रहा है। इतिहास गवाह है कि जब गठबंधन की नीतियां बदलती हैं तो उनके सहयोगी सबसे पहले दूरी बनाते हैं। क्या हम शीत युद्ध के बाद के सबसे बड़े भू राजनीतिक विखंडन के साक्षी बन रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की रणनीति अब केवल रूसी सैनिकों को खदेड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रूस के उन तमाम तंत्रों को ध्वस्त करना चाहता है जो उसे रसद और तकनीकी सहयोग देते हैं। जब उन्होंने बेलारूस पर दबाव बनाया तो यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। यह संदेश मॉस्को के अन्य सहयोगियों के लिए भी था कि यदि आप रूस के साथ खड़े रहेंगे तो आप भी निशाने पर होंगे। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ती है। क्या यह युद्ध अब प्रॉक्सी वॉर से निकलकर एक वैश्विक इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक वॉर में तब्दील हो रहा है? भारत की ओर देखें तो वह इन सभी जटिलताओं के बीच अपनी आर्थिक विकास दर और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने में सफल रहा है। दुनिया आज जिस मिडिल पार्ट या मध्य मार्ग की तलाश कर रही है, भारत उसका साक्षात उदाहरण बनकर उभरा है। आने वाले समय में यदि शांति वार्ताएं शुरू होती हैं तो उनका स्थान शायद कोई तटस्थ